Hello students, welcome to JEE Academy केमिस्ट्री क्लासेस फॉर 12th। हम लोग आज फिर से चैप्टर 2 सॉल्यूशन में डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर का ही कुछ बेसिक्स को पढ़ा था। आज फिर से उसी बेसिक्स को लेते हुए हम लोग बोर्ड लेवल 2 नीट एंड जेई लेवल के डिस्कशन को करेंगे। इसलिए कुछ टॉपिक्स को मैं फिर से रिपीट पढ़ाऊंगा और एक टॉपिक जो नीट और जेई के लिए प्लस बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है कंसंट्रेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नए सिरे से नए तरीके से इस चैप्टर को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के लिए क्लास 12th का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट इज सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और मोर कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इसमें 2-3 टर्म्स एंड कंडीशन और प्रॉपर्टीज है। सॉल्यूशन के 2 और मोर कंपोनेंट्स हैं, दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, उनमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, वो केमिकली रिएक्ट एक दूसरे से नहीं करते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर का सिंपल सा मीनिंग होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड का मतलब है थ्रू आउट दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्स कर जाएं और कहीं से भी हम लोग उस सॉल्यूशन को चेक करें, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल अमाउंट में हर जगह पाए जाएं, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हम लोग कहते हैं। तो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और कोई एक कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज को वो कंप्लीटली गेन कर लेता है। लेट्स कंसीडर एग्जांपल शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक शुगर और दूसरा वाटर। जब हम लोग शुगर और वाटर को मिक्स करके शरबत बनाते हैं, देन बोथ कंपोनेंट्स मिक्स विथ ईच अदर वेरी यूनिफॉर्मली। हम लोग शरबत जब पीते हैं तो शरबत पीते समय भी शुरू में उसी तरह का मिठास महसूस होता है और लास्ट में भी उसी तरह से मिठास महसूस होता है। इसका मतलब है दे आर मिक्स्ड विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहते हैं, क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। These are the basic property of a solution। एक सॉल्यूशन का ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और जब भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन का जो मोस्टली, ज्यादातर, जो मोस्टली अमाउंट में लार्ज हो एंड डिसॉल्व्स अदर इन इटसेल्फ, जो दूसरों को अपने में घोल लेता हो और अमाउंट में लार्ज हो, वो कहलाता है सॉल्वेंट। और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूट। सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज जनरली इन स्मॉलर अमाउंट, जो जनरली स्मॉलर अमाउंट में होता है और दूसरों में घुल जाता है, दे गेट डिसॉल्व। जैसे अभी हम लोगों ने एक शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन को पढ़ा, तो शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन में शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। जनरली एक शरबत में वाटर ज्यादा होता है और शुगर कम होता है, देयरफॉर solute always present in smaller component, smaller amount, and solvent always present in larger amount। सॉल्यूशन की एक और खासियत होती है
कंसंट्रेशन ऑफ देयर कंपोनेंट्स कैन बी वेरिएबल, उनको वेरी किया जा सकता है। हम लोग शुगर को थोड़ा थोड़ा ऐड करके बढ़ा सकते हैं और पानी को भी थोड़ा थोड़ा ऐड करके बढ़ा सकते हैं। इट विल रिमेन द सेम सॉल्यूशन, दो इट विल हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन बट रिमेन्स द सॉल्यूशन। हम लोग वेरिएबल अमाउंट में जो है इसके कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। दिस इज द वन प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पाया कि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट लार्जर ग्रेडियंट होता है और सॉल्यूट स्मॉलर ग्रेडियंट होता है। तीन तरह के जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनको एक दूसरे से मिक्स जब हम लोग करते हैं, देन 7 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, 7 टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जिस सॉल्यूशन को पढ़ेंगे उस सॉल्यूशन में लिक्विड विल ऑलवेज एक्ट एज सॉल्वेंट, लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट के तौर पर काम करेगा। एंड 3 अदर कंपोनेंट्स इन 3 फिजिकल स्टेट will mixed with each other, that is gas, liquid and solid. लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करेंगे, लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करेंगे, लिक्विड में गैस को मिक्स करेंगे। तो इस तरह से 3 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। जैसे वाटर में नाइट्रोजन घुला हुआ है, वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ है, वो लिक्विड गैस सॉल्यूशन हो गया। वाटर में अल्कोहल घुला हुआ है, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। और वाटर में शुगर घुला हुआ है, वो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी 3 बेसिक टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देयरफॉर ए ट्रू सॉल्यूशन इज जनरली नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। एक ट्रू सॉल्यूशन को जनरली बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है बिकॉज इट हैज 2 कंपोनेंट्स। अगर इसमें 3 कंपोनेंट होंगे तो वो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर 4 कंपोनेंट्स होंगे वो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। देयरफॉर जैसे जैसे कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ते चली जाएगी उसका नेम उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होते चला जाएगा। बट हम लोग पूरे चैप्टर में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होंगे। Okay students, this is the general discussion about solution. What is a solution? Now we will move towards the first topic of the chapter, that is concentration expression. कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना। एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अमाउंट को जब हम लोग बताते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, इस तरीके से जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मात्रा, उसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के कई तरीके हैं और उन तरीकों को 7-8 हेडिंग्स में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन ब्रॉडली जब कंसंट्रेशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्लेन, देन इट इज एक्सप्लेन्ड इन 2 टाइप्स, temperature dependent and temperature independent। जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो और जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट ना हो। इसको हम लोग समझने के लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखेंगे, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का मास टेम्परेचर के वेरी करने पर चेंज नहीं करता है। एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंजेस आ सकते हैं। सभी लोग जानते हो गर्म करने पर सॉलिड एक्सपेंड करता है, तो अगर हम लोग गर्म किए, टेम्परेचर बढ़ाए, सॉलिड एक्सपेंड कर गया, मींस इट्स वॉल्यूम चेंजेस।
तो इस तरीके से दो चीजें होंगी इस पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स को जब हम लोग पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जिसको टेम्परेचर से कोई मतलब ना हो, और एक टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो नेचुरली है टेम्परेचर डिपेंडेंट, वैसे सभी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे जहां पर वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन होगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वैसे होंगे जहां पर कंसंट्रेशन में मास से रिलेटेड डिस्कशन होगा। वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस में मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, इस तरह के कंसेप्ट्स को उसमें हम लोग पढ़ेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये कंसेप्ट जो है दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज दिस डील्स विद वॉल्यूम। एंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, mass percentage, these are not dependent on temperature, therefore these becomes category of the concentration terms dependent on independent of temperature, and these are the concentration terms dependent on temperature। इसी को हम लोग ब्रॉड वे में पढ़ेंगे, और यहां याद रखेंगे to explain the concentration which are independent of temperature is the best method to explain the concentration। ये अपने concentration में variability नहीं लाते हैं temperature change करने में, therefore these are the best method to explain the concentration of any solution। Now we will move to the first topic of concentration expression। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज मास परसेंटेज और परसेंट मास, W by W। मास परसेंटेज और परसेंट बाय मास, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये फर्स्ट मेथड है, ये पहला तरीका है। इसमें W by W लिखा हुआ है, ये वेट को से शो कर रहा है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन सभी कंपोनेंट्स को हम लोग वेट के तौर पर, मास के तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों, केमिस्ट्री में वेट और मास को एक ही कंसीडर किया जाता है, फिजिक्स में वेट और मास में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मास परसेंटेज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हम लोग किसी को भी ए और बी मान सकते हैं, और जिसको जहां जो मानेंगे हम लोग उसको इंडिकेट कर देंगे कि दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। अगर हम लोग परसेंटेज निकालें, सिंपल सा तरीका, सब लोगों ने, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा मार्क्स का परसेंटेज निकालने का। लेट्स कंसीडर 100 मार्क्स, आपके 100 मार्क्स में आप लोगों ने 70 मार्क्स लाया, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द परसेंटेज? तो सिंपल सा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई उस समय करते हैं जब हमें परसेंटेज निकालना हो। सिंपली सॉल्व दिस, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इट गिव्स 70%। तो जिस तरीके से ये परसेंटेज को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सेम मेथड से हम लोग मास परसेंटेज और इसका नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम परसेंटेज, उनको कैलकुलेट करेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, लेट्स कंसीडर इसे हमने ए माना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ solute upon mass of solution into 100। सिंपल, जिसका कैलकुलेट करना हो वो न्यूमरेटर में रहेगा और सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में रहेगा। क्योंकि मास को हम लोग या वेट के सेंस में दिखा रहे हैं, देयरफॉर W से लिखकर दिखाएंगे, और सॉल्यूट को A हम लोगों ने मानकर चला है, इसलिए इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। वेरी सिंपल।
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, लेट्स कंसीडर सॉल्वेंट को हम लोगों ने बी माना है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर यहाँ पुट करें, दिस विल बिकम्स WB अपॉन WA प्लस WB इनटू 100। तो these are the simplest method to calculate. First one is mass percentage. अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला को लिखा उसी को डिफिनेशन के तौर पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द रेशियो, ये रेशियो है। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन कंपोनेंट, या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूट, कोई एक कंपोनेंट। द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द मास ऑफ टोटल कंपोनेंट इन पर 100 पार्ट इज नोन एज मास परसेंटेज और परसेंटेज मास। आप इसको जिस भी तरह से एक्सप्लेन करें, तो दिस इज द फर्स्ट सिंपल टॉपिक, मास परसेंटेज। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंट बाय वॉल्यूम और सिंपली परसेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग V अपॉन V इंडिकेट करेंगे। इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं, सेम जैसे मास को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ solute equals to volume of solute upon volume of solution into 100। मास में हम लोगों ने W पुट किया, वॉल्यूम में V पुट करेंगे। सॉल्यूट को A कंसीडर किया है, इसलिए VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। सिंपल, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकल गया। सिंपली इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग B कंसीडर कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इक्वल्स टू, सिंबल डाल देंगे तो ये हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। वेरी सिंपल। इसको भी सेम इसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन पर 100 पार्ट इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंट बाय वॉल्यूम। वेरी सिंपल। एक सॉल्यूशन में इन बातों को समझने के लिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी एग्जांपल में लिखा हुआ है 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? अगर आप इसको मास परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे हैं तो यहाँ पर W/W लिखा रहेगा, 10% W/W ऑफ NaCl। और अगर वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से है तो 10% V/V ऑफ NaCl सॉल्यूशन। बोथ केसेस में 10% ऑफ NaCl का मतलब परसेंटेज सॉल्यूट का दिया है, यानी कि टोटल में 10 ग्राम NaCl है एंड नेचुरली किसी सॉल्वेंट में ये घुला होगा एंड वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, देयरफॉर हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं वाटर के साथ है वो, तो वाटर रेस्ट ऑफ द पार्ट 90 ग्राम हो जाएगा, इसलिए टोटल ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 100 ग्राम। 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है जिसमें 10% NaCl एंड रेस्ट पार्ट इज वाटर। ये मीनिंग है आपके परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज के सेंस में हो या मास परसेंटेज के सेंस में। सिमिलरली एक तीसरा टर्म है
परसेंट मास बाई वॉल्यूम, W/V। इसका मीनिंग है सॉल्यूट मास के सेंस में है और बाकी सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम के सेंस में है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट WA/वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जहां पर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी गिवन इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इन पर 100 ml। पर 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है वो जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन पर 100 पार्ट, तो वो कहलाता है परसेंट मास बाई वॉल्यूम, दैट इज नोन एज परसेंट मास बाई वॉल्यूम। चौथा कंसंट्रेशन टर्म है, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm मेथड को यूज किया जाता है कंसंट्रेशन को बताने में इन वेरी लार्ज सॉल्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट जहां बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट बहुत कम हो, वहां पर जब एक्सप्लेन करना होता है तो वी नॉर्मली यूज पार्ट्स पर मिलियन। मेनी ऑफ यू नो, जानते हो कि सभी लोग, मिलियन हिंदी में उसको 10 लाख कहते हैं और डिजिटल वैल्यू होता है 10⁶। तो जो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में पर 100 पार्ट में जो बात हम लोगों ने की, वही सेम बात अब होगा पर मिलियन। इसलिए ppm जो है वो दो टाइप से हम लोग लिखा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मास एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। उसको दोनों तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ppm बाई मास, मास के सेंस में अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, देन ppm ऑफ solute, let's consider this is A, इसको हम लोग लिख सकते हैं WA/WA plus WB into 10⁶ and ppm of solvent that is B, ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे WB/WA plus WB into 10⁶। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप अपने हिसाब से किसी को भी और किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट वे नहीं है। जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को पर मिलियन में एक्सप्लेन करते हैं, वही है पार्ट्स पर मिलियन। ये मास के सेंस में भी है और ये वॉल्यूम के सेंस में भी है। मास के सेंस में सिंपल जो लिखा है फॉर्मूला उसी को डिफाइन कर देंगे। द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द मास ऑफ टोटल कंपोनेंट इन per million part of the solution is known as ppm, parts per million। ओके, और ppm है वो वॉल्यूम के सेंस में भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ppm बाई वॉल्यूम। तो लेट्स कंसीडर सॉल्यूट A, VA/VA plus VB into 10⁶ and ppm of solvent VB/VA plus VB into 10⁶। वेरी सिंपल। किसी भी सेंस में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सम एग्जांपल, इस तरह के एग्जांपल्स को ppm को हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द पोल्यूशन इन एटमॉस्फेयर एंड इन वाटर। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल लें, अगर लिखा है 10 ppm SO2 इज प्रेजेंट एज पोल्यूशन, पोल्यूटेंट, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है पर 10⁶ ml के एटमॉस्फेयर में 10 ppm यानी कि 10 ml
SO2 मौजूद है एज ए पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट के तौर पर मौजूद है। तो जब बहुत बड़े स्केल में छोटे से पॉल्यूशन और इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, देन वी यूज द टर्म ppm। वैसे केस में हम लोग ppm के टर्म को यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। नाउ वी विल मूव ऑन इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। जिस तरह से परसेंटेज के वैल्यू को 100 में कैलकुलेट करते हैं, पर मिलियन को 10 टू द पावर 6 में, उसी तरह से जब फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मल्टी सभी तरह के वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। मोल फ्रैक्शन को, मोल के फ्रैक्शन को हम लोग चाई, दिस सिंबल लुक्स लाइक x एंड इन ग्रीक अल्फाबेट दिस इज नोन एज चाई। ये चाई से हम लोग इसको दिखाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, मोल फ्रैक्शन या किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और अगर हमें उनका मोल फ्रैक्शन बताना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा? XA इक्वल्स टू NA अपॉन NA प्लस NB एंड XB इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB। ये N है, N का मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दी नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट का रेशियो होता है, वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग सिंपली इसी टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट to the number of mole of total component present in the solution is known as mole fraction। उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब XA और XB के वैल्यू को निकालने के लिए हमें NA और NB के वैल्यू को पता होना चाहिए। तो NA अगर हमें निकालना हो, where NA या सिंपली अगर हम कहें N, तो N indicates the mole, N is mole and मोल इक्वल्स टू, सभी लोग जानते हो, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। और अगर ये A के लिए हम लोग निकाल रहे हैं NA, देन हम लोग लिखेंगे WA बाई MA। और सिंपली इसी तरह से अगर हम लोग NB निकाल रहे हैं तो लिखेंगे WB अपॉन MB। ओके, हमेशा यह ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन में जो भी हम लोग कैलकुलेट करें, वो फाइनल वैल्यू सभी तरह के मोल्स के फ्रैक्शंस का ऐड होने के बाद 1 होता है। यानी कि XA plus XB should always be equal to 1। ये कंपोनेंट्स हमारा कितना भी बड़ा हो सकता है, XA plus XB plus XC plus XD, एनी कोई भी कंपोनेंट्स कितना भी हो सकता है, बट एंड रिजल्ट विल बिकम्स ऑलवेज 1। और इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, XA अगर निकालना हो तो 1 माइनस XB, और सिंपली XB अगर निकालना हो तो 1 माइनस XA। पुट द वैल्यू, दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज द टर्म मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन। Our next topic will be molality. Molality.
मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। These 4 topics are important not only for boards but also for NEET and JEE। नीट और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शुरू के 3 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक्स मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, इनसे न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के तौर पर बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए ये 4 टॉपिक्स जो है सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मोलैलिटी। मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जहां पर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को एक्सप्लेन करने का एक न्यू तरीके को देखते हैं। हाउ मोलैलिटी इज एक्सप्लेन? मोलैलिटी इक्वल्स टू molality equals to number of mole of solute upon mass of solvent in kg. The number of mole of solute dissolved in per kg of solvent is known as molality of the solution. सिमिलर टाइप का एक और टर्म्स है मोलैरिटी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में डिफरेंसेस को हमेशा बहुत क्लियर रखना है। मोलैलिटी इज एक्सप्लेन्ड ऑलवेज इन kg। इन पर kg मींस 1 kg के सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने अमाउंट ऑफ मोल्स हैं, मोल कितनी मात्रा में घुले हुए हैं सॉल्यूट के पर kg ऑफ सॉल्वेंट में, उसको जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं देन दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। उसी को हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोल। तो मोल इक्वल्स टू पढ़ा था मास बाय मोलर मास। सिमिलरली अगर हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट को पढ़ें, मोल ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग लिखें देन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल का सॉल्यूट के इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दें। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे देन इट बिकम्स मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg into मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों किसी भी तरफ हो सकते हैं या बेटर है इसको हम लोग अगर अरेंज करके लिखें इस तरीके से, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ये फॉर्मूला बार बार इतना बड़ा लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में सिंबल वे में, मास के लिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा था W के सेंस में लिखते हैं। W सॉल्यूट को लेट्स कंसीडर A से अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो WA अपॉन मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट के लिए है इसलिए इनटू A इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W और सॉल्यूट A था इसलिए सॉल्वेंट को B अगर कंसीडर करेंगे तो ये लिख जाएगा WB। ओके, तो ये सिंपल फॉर्मूला बनता है मोलैलिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास केजी में ना देकर ग्राम में दिया हो तो सिंपली है इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे और यहाँ डिवाइडेड बाय 1000 करने से ये 1000 ऊपर की ओर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला सिंपली दे सकते हैं m इक्वल्स टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। इस तरीके से हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे। ये है जब सॉल्वेंट का मास केजी में है और ये है जब सॉल्वेंट का मास ग्राम में है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इट कैन बी यूज्ड
दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस टर्म इज मोलैलिटी। यहां से हम लोग यूनिट को लिख सकते हैं। अगर हमें मोलैलिटी के यूनिट को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो यहां पर यूनिट बनेगा मोल और यहां यूनिट के लिए है केजी। देयरफॉर यूनिट ऑफ मोलैलिटी बिकम्स मोल पर केजी। ओके स्टूडेंट्स, our next topic is relation between molality and mole fraction. मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? हम लोगों ने दोनों टर्म्स को अभी देखा। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल फ्रैक्शन को chi से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला के तौर पर लिखा था, वी नो XA इक्वल्स टू NA अपॉन NA प्लस NB एंड XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। ये NA और NB जो है, these are mole of solute and solvent. Here NA is equal to mole of solute, इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे, एंड NB इज मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, XA इक्वल्स टू वो बन जाएगा स्मॉल n अपॉन n प्लस n एंड XB ये हो जाएगा n अपॉन स्मॉल n प्लस n, ये वैल्यू हो जाएगा। और XA अपॉन XB इक्वल्स टू, हम लोग रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। XA अपॉन XB इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस n डिवाइडेड बाई कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n। ये कैंसल हो जाएगा दोनों एक दूसरे से, n and n becomes cancel with each other, therefore this resultant will give n upon n, यानी कि XA upon XB equals to small n by capital N। ये स्मॉल n है सॉल्यूट, यानी कि XA अपॉन XB इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय कैपिटल N है वो है मोल ऑफ सॉल्वेंट, और मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। हम लोग जानते हैं, हम लोग वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ, XA अपॉन XB इक्वल्स टू WA बाई MA अपॉन WB इंटू MB। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये शिफ्ट होकर हो जाएगा XA अपॉन XB इक्वल्स टू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। हम
हम लोगों ने वैल्यू को कैलकुलेट किया, यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ XA अपॉन XB इक्वल्स टू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। ये हमारा डेरिवेशन हुआ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, XA इंटू 1000 अपॉन XB इक्वल्स टू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। शिफ्ट MB क्रॉस मल्टीप्लाई से XA इंटू 1000 अपॉन XB इंटू MB इक्वल्स टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे इस टर्म पर, WA मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इन मिलीलीटर। हमने बताया था जब मिलीलीटर में मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो 1000 को यूज करते हैं, या सॉरी ग्राम में जब कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ द सॉल्वेंट को तो वो 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1000 को यहाँ मल्टीप्लाई किए, मीन्स दिस होल टर्म्स, ये पूरा टर्म जो है ये इंडिकेट करता है मोलैलिटी, इसलिए हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं मोलैलिटी। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा XA इंटू 1000 अपॉन, अब यहाँ ध्यान देंगे ये XA को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस XB। मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था XA को 1 माइनस XB लिख सकते हैं, 1 माइनस XB इंटू MB इक्वल्स टू M। और फाइनली हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं M इक्वल्स टू XA इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MB। This is the relationship between molality and mole fraction। ये molality और mole fraction के बीच का सिंपल सा रिलेशन है, where small m is molality, XA is mole fraction of the solute into 1000 minus 1 upon 1 minus XB into MB। MB is molar mass of the solvent। इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एंड ध्यान रखेंगे बच्चों, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर नीट एंड जेई लेवल, फॉर मेंस एंड एडवांस। नॉर्मली बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन, खासकर जैक बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। Now we will move on next topic to express the concentration. Topic number G, that is molarity, capital M। सिमिलर टाइप का टर्म हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अभी मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टर्म इज मोलैरिटी, कैपिटल M से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मोलैरिटी इज number of moles of solute upon volume of solution in liters। ये इसका फॉर्मूला है, इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ध्यान देंगे, मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट था, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और पिछले टॉपिक में हमने देखा मोल ऑफ द सॉल्यूट को हम लोग अगर वैल्यू को पुट करते थे तो मोलैरिटी को हम लोग लिख सकते हैं मोल इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, देयरफॉर मास ऑफ
solute upon molar mass of solute into volume of solution, शॉर्ट में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, into V solution। ये क्वेश्चन अगर लीटर में है तो इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, और अगर सेम क्वेश्चन अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा सॉल्यूशन, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 1000, क्योंकि लीटर टू मिलीलीटर कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000, ये न्यूमरेटर शिफ्ट होकर डिनोमिनेटर में आएगा। इन मिलीलीटर में जब क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंबल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ए बी, कोई भी एक सिंबल अगर तुम देते हो सॉल्यूट के लिए, लेट्स कंसीडर बी अगर दे रहे हैं तो डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर मिलीलीटर में है सॉल्यूशन देन वी विल राइट द वैल्यू 1000। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोलैरिटी, ये मोलैरिटी के लिए एक्सप्रेशन है। और यूनिट्स को हम लोग मोलैरिटी के यूनिट्स को यहां से देख सकते हैं, मोल और लीटर, देयरफॉर यूनिट विल बिकम मोल पर लीटर। ओके, दिस इज द टर्म molarity which again explains the concentration of a solution. Now when two different types of solution are given, और जब हम उस सॉल्यूशन को मिक्स करें या एक सॉल्यूशन को ही डाइल्यूट या मोर कंसंट्रेट करें, तो हाउ देयर कंसंट्रेशन चेंजेस, उसके कंसंट्रेशन कैसे चेंज करते हैं। लेट्स कंसीडर बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन में पानी मिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी चेंज कर रहा है। देयरफॉर इक्वेशन कैन बी पुट एज M1V1 दैट इज बिफोर डाइल्यूशन इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड आफ्टर डाइल्यूशन वो चेंज होके हो गया M2V2। ये है बिफोर डाइल्यूशन एंड दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो कोई 3 क्वांटिटीज जो है दिया रहेगा, 4th क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। और अगर 3, 4, 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करके क्वेश्चन रहे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, तो वैसे केस में हम लोग फॉर्मूला को पुट करते हैं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, let's consider 3 different solution are there, will become equal to Mr into V1 plus V2 plus V3। solution 1, solution 2, solution 3 जिनका अपना डिफरेंट मोलैरिटी और कंसंट्रेशन है, उनको मिक्स करके एक नए सॉल्यूशन को बनाया गया। तो Mr रिजल्टेंट मोलैरिटी Mr, और ये वॉल्यूम का सभी का डाटा, इन सबको इस तरीके से इक्वेट करेंगे। 3 डिफरेंट मोलैरिटी और वॉल्यूम के सॉल्यूशन जब मिक्स करेंगे तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकलेगा, इस तरीके से ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अभी पीछे हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का एक डेरिवेशन को निकाला। हर बार डेरिवेशन जरूरी नहीं है, वन शुड नो द फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। इसलिए आगे के कुछ टॉपिक्स के लिए हम लोग सिर्फ फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशंस को ही देखेंगे। जैसे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हमने पहले मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच के रिलेशन को देखा था। अब हम लोग यहां पर देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी
मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला है M, हमने बताया था मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखकर दिखाते हैं, और कैपिटल M इक्वल्स टू XB इंटू 1000 इंटू D डिवाइडेड बाई XA इंटू MA इंटू XB इंटू MB। ये फॉर्मूला को इसको हम लोग यूज करते हैं टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, जहां M का मतलब है मोलैरिटी, XB हमने बताया था मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए X लिखते हैं जो चाई, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B into 1000 into del T, D indicates the density, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन XAMA, XA अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A, जिस कंपोनेंट को A हमने कंसीडर किया है, इनटू MA मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट A प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B इनटू मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट B। ये इनके बीच का रिलेशनशिप है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का आपस में रिलेशन है। एंड अगेन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नीट एंड जेईई लेवल। नॉर्मली बोर्ड्स में इस लेवल पे प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं। Now we will move to the last concentration topic, that is normality. Normality. नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को मैंने शॉर्ट में EQ लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस टर्म्स को पढ़ते आ रहे हैं हम लोग सब शुरू से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में वो वहां पर दिया रहेगा, बट द न्यू टर्म इज ग्राम इक्विवेलेंट। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा मास, जैसे क्वेश्चन है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन मिक्स्ड इन वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ 2 लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, और क्वेश्चन में 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अब फिर से एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस भी सॉल्यूट को हम लोग लिए हैं उसके मोलर मास को डिवाइड कर देंगे उस कंपाउंड के बेसिसिटी या एसिडिटी या चार्ज, एनी वन,
बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी किसी एसिड को का कैलकुलेट करते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को डिसिपिएट करेगा, डिकम्पोज करके रिलीज करेगा, उसका नंबर ही वो उसका बेसिसिटी हो जाता है। एसिसिटी किसी बेस के लिए निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, वो उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। और चार्ज नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी आयोनिक कंपाउंड के, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है उसके वैल्यू को। तो कोई भी क्वेश्चन में एक ही कंपाउंड रहेगा तो मोलर मास अपॉन या तो बेसिसिटी या तो एसिसिटी या तो चार्ज, इनमें से किसी एक वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और क्वेश्चन में जो सॉल्यूट दिया है उसके मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे और पुट करेंगे तो उससे निकलेगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ पुट करें और क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है मास, तो उससे निकल जाएगा उस कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट के मास को यहाँ पर पुट करेंगे और क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है उसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे निकल जाएगा उस कंपाउंड का नॉर्मेलिटी। वैल्यूज को कैसे बेसिसिटी, एसिसिटी और चार्ज के लिए पुट करते हैं उसके लिए एक आध छोटा छोटा एग्जांपल मैं बताऊं। जैसा कि मैंने कहा बेसिसिटी एसिड के निकालते हैं, जैसे HCl और HNO3। HCl अगर डिकम्पोज करेगा इट विल प्रेसिपिटेट वन हाइड्रोजन आयन H+, इसलिए इसका बेसिसिटी का वैल्यू हो जाएगा 1। सिमिलरली HNO3 के बेसिसिटी का वैल्यू भी होगा 1। लेट्स कंसीडर H2SO4। अगर इसको डिसोसिएट कराते हैं, वाटर में डालते हैं और ये डिकम्पोज करता है, इट विल गिव्स 2 हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर इट्स वैल्यू ऑफ बेसिसिटी विल 2। सिमिलरली एसिसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी बेस का। लेट्स कंसीडर NaOH और KOH। NaOH और KOH on decomposition will provide 1 hydroxyl ion. Therefore, their acidity is 1. Similarly, CaOH whole 2, it on decomposition will provide 2 hydroxyl ion. ये 2 hydroxyl ion देगा, इसलिए इसका acidity हो जाएगा 2। इसी तरह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि एसिसिटी, बेसिसिटी 1, 2, 3, 4 क्या हो सकता है। और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड हो तो उसके कैटायोनिक या एनायोनिक चार्ज को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर NaCl। NaCl में Na या Cl के ऊपर में आइदर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 चार्ज होगा, यानी कि हम लोग चार्ज के तौर पर वैल्यू को पुट करेंगे 1। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट कर कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब एक रिलेशनशिप है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। क्या रिलेशनशिप है? 1/m। जैसे हम लोगों ने पीछे रिलेशनशिप देखा उसी तरह से ये नेक्स्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो देयर रिलेशनशिप इज 1/m density upon molarity by one upon m equals to density upon molarity. This small m is molarity and this greater m is molarity minus mb upon 1000। इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं, दिस mb इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोलर मास है, दिस इज डेंसिटी, दिस इज मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी, एंड दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगेन इस फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो भी आते हैं वो आइदर
नीट के लिए आएंगे या जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड इसमें से प्रॉब्लम्स आएंगे। एक और छोटा सा रिलेशनशिप है बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n इंटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी बराबर n इंटू मोलैरिटी, ये वैल्यू होता है जिसको हम लोग पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो इतने कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोगों ने आज पढ़ा। कंसंट्रेशन टर्म्स ब्रॉडली दो टाइप से डिवाइड हुए, एक जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया जो भी वॉल्यूम से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, जिसके कारण से उन सब का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। और कुछ टर्म्स मास से रिलेटेड थे, तो मास से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से उन पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, in next lecture we will start solving problem regarding all these concentration terms। उसमें शुरू के कुछ 5-7 प्रॉब्लम्स हम लोग बोर्ड लेवल का बनाएंगे और नेक्स्ट 15 से 20 प्रॉब्लम हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे वो नीट एंड जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके